Let's start. Accounting for lease problem 21-7. Again, important एक प्रॉब्लम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके प्रीवियस पास्ट जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है ये. Lessee entries and balance sheet presentations. Finance lease are capital lease. Ludwig Steel Company as lessee signed a lease agreement for equipment for 5 years, beginning on December 31st, 2014. अब पिछले जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं और इसमें क्या फ़र्क है कि जो स्टार्टिंग डेट है नॉर्मली वहाँ पे जनवरी 1 होती थी, तो यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, December 31st, 2014. Annual rental payments of 40,000 are to be made at the beginning of each lease year, December 31st. The taxes, insurance and maintenance costs are the obligations of the lessee. यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की है, वो खुद ही पे करता है. उसके बाद द इंटरेस्ट रेट यूज्ड बाय द लेसर इन सेटिंग द पेमेंट शेड्यूल इज 9%. यानी इस चीज़ को जो लेसर का रेट होता है हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वर्डिंग या क्वेश्चंस में सामने आ रही होती है, इम्प्लिसिट रेट, वो है 9%. जबकि लुडविग्स का जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है IBR वो 10% है. अब अगर हम यहाँ तक सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखें तो जो लेसी है उसको 9% रेट यूज करना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उसे ये नोन है तो. अब आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं. ल्यूडविग इज अनअवेयर ऑफ द रेट बीइंग यूज्ड बाय द लेसर. लेसर ने कौन सा रेट यूज किया है, लेसी को इसका पता नहीं है. तो इसका मतलब है फिर लेसी जो है वो अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम लीज पेमेंट्स ऑन, जहाँ पे भी इसकी यूज होती है. उसके बाद at the end of the lease, Ludwig has the option to buy the equipment for $1, considerably below its estimated fair value at the time. The equipment has an estimated useful life of 7 years with no salvage value. Ludwig uses the straight line method of depreciation on similar owned equipments. एक तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री और एंट्रीज with explanations that should be recorded on December 31st, 2014 by Ludwig. उसके बाद prepare journal entry or entries with explanations that should be recorded on December 31st, 2015 by Ludwig. Prepare lease amortization schedule for all 5 payments. Then prepare the journal entry or entries with explanation that should be recorded on December 31st, 2016 by Ludwig. Then what amount would appear on Ludwig December 31st, 2016 balance sheet relative to the lease agreements या lease arrangements. ठीक है, तो रूटीन की तरह हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन ऑफ लीज से. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डिस्कशन, क्योंकि हमें टाइप ऑफ लीज का जो है वो पता चलता है. क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन ये आते हैं तो वहाँ पर टाइटल नहीं लिखा होता कि ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, ये क्या है, तो हमें वो सारा कैलकुलेट करना होता है, चीज़ों को देखना होता है. नंबर 1 जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है, मैं इधर लिख लेता हूँ. कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया. Number 1, transfer of ownership. Second, bargain purchase option. And then economic life test. और उसके बाद recovery of investment test. अच्छा जी, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा है इसमें कहीं पर ये जिक्र नहीं था कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को. ठीक है, सिर्फ ये ऑप्शन एक मौजूद था जो मैं इधर आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ. Ludwig has the option to buy the equipment, यानी बार्गेन परचेज ऑप्शन. यानी यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है ये ट्रू नहीं है.
ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। बारगेन परचेज ऑप्शन अवेलेबल है। इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, इसका जो क्राइटेरिया है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 75% होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। ये जो लीज पीरियड है वो 5 ईयर्स है और जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो 7 है। तो देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट आ जाता है हमारे पास। 5/7 कर लेंगे तो ये आ रहा है जी हमारे पास 71% जी, 71%। अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 75% वाले क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट है। इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ता है मिनिमम लीज पेमेंट्स को। ठीक है, लेकिन मैं वो क्योंकि वैसे ही कैलकुलेट करूंगा आगे तो उस पर बात वैसे ही आ जाएगी, फिर इस पर बता दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट, इसका क्राइटेरिया क्या है। वैसे यही होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ फेयर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखना है, इसको कंपेयर कर लेंगे अगर हमारे पास फेयर वैल्यू मौजूद हुई तो। अदरवाइज हमने ये कहा था कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया जो है हमारे पास, उनमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन ट्रू हो जाए तो हमारा जो टाइप ऑफ लीज है वो क्या हो जाता है, फाइनेंस लीज। तो अब बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस एनालिसिस, बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, बारगेन परचेज ऑप्शन, lessee account for this lease arrangement as finance lease या capital lease, फाइनेंस लीज। तो ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते रहते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी रिकॉर्ड किस पे करें, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते रहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एनुअल लीज रेंटल्स हैं, एनुअल रेंटल पेमेंट्स ऑफ 40,000 आर टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच लीज ईयर दिसंबर 31, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ठीक है, तो 40,000 जो है हमारी रेंटल पेमेंट है। तो इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ कि ये 40,000 है। अब क्योंकि ये हमने 5 ईयर्स पेमेंट करनी है तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए फिर हमारे पास एन्युटी ड्यू का फार्मूला यूज होगा। फार्मूला यहाँ पे अब सॉल्व करके लिख रहा हूँ 1 माइनस 1.10। अब ये लेसर रेट नहीं है इम्प्लिसिट, बल्कि लेसी का अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, क्योंकि जो लेसर का रेट है वो 9% है, बेशक कम है, लेकिन लेसी को उस रेट का पता नहीं। अगर पता होता तो वो जो कम रेट है वो वही यूज करता। -5 डिवाइडेड बाय 0.10 एंड 1.10। इसको सॉल्व करते हैं जी, हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। कैलकुलेट करें जरा आप भी। -5 minus this answer 1.10 power -5 minus this answer divided by 0.10 and multiplied by 4.169। अच्छा जी, ये फैक्टर अब बन रहा है इसको सॉल्व करके
4.1698 और आर जो है हमारे पास इस एन्युटी में यूज करते हैं वो है 40,000। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 166,794। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू इफ एनी, वो भी नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बारगेन परचेज ऑप्शन, वो भी नहीं है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी पेनल्टी, तो वो भी नहीं है। अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स हो जाएंगी वो वही 166,794 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इन केस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुन लें। अगर हमारे पास ये सारे ही क्राइटेरियाज क्रॉस होते और हमें अल्टीमेटली इस फोर्थ क्राइटेरिया पे आना पड़ता, तो हम फिर क्या करते? तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखते 794 और इसको कंपेयर करते फेयर वैल्यू की जो 90% अमाउंट होगी उसके साथ। तो अब बाई चांस यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास वो फेयर वैल्यू अवेलेबल होती तो हम उसका पहले 90% कैलकुलेट करते, ठीक है, जो अमाउंट आ जाती है उससे ये कंपेयर करते। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स ग्रेटर है तो फिर हमारा ये जो होता ट्रू हो जाता और हम इसे फाइनेंस लीज पे रिकॉर्ड कर लेते। तो अभी क्योंकि फेयर वैल्यू है नहीं और फेयर वैल्यू का क्राइटेरिया हमारे पास यही है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का भी क्राइटेरिया यही है कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो भी लोअर होती है हम उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर क्या करना होगा, इस पे रिकॉर्ड कर देंगे, यही कंसीडर करते हुए कि ये फेयर वैल्यू से कम ही होगी, इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमारी जितनी भी हमने एक वर्किंग अब कर ली हुई है, ये एक प्रेलिमिनरी डिस्कशन है, प्रेलिमिनरी वर्किंग है टू सॉल्व फर्दर रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जर्नल एंट्री और एंट्रीज एट दिसंबर 31, 2014। अब आप देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए दिसंबर 31, 2014। इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये भी जहन में रहे, मेंशन कर लेसीज बुक्स। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जी राइट ऑफ यूज इक्विपमेंट और लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज 1,66,794। और हमें ये भी पता है कि सेम इसी डेट को बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है, तो हमने पेमेंट भी करना है लीज लायबिलिटी की। क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे विद अमाउंट 40,000। ठीक है जी। अब इसमें अपने ये कंफ्यूज नहीं होना, जरा केयरफुल देखना है इस चीज को केयरफुली कि हमारे पास जो डेट तो दिसंबर 31 है, लेकिन हमारी लीज स्टार्ट यहाँ से हो रही है, लेकिन ये बैलेंस शीट डेट पे यही होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो फर्दर हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री होनी चाहिए वो किस चीज की होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज को हमने क्या करना है, बेसिकली कम करना है और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी को लिखना है, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है। उसकी रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा
लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, एनुअल लीज पेमेंट्स, उसके बाद इंटरेस्ट, रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी यानी प्रिंसिपल पेमेंट, एंड देन कैरिंग वैल्यू। सबसे पहले दिसंबर 31, 2014 हमने एसेट रिकॉर्ड कर दिया, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे अब 166794 और सेम इसी डेट को हम क्या कर रहे हैं 40,000 भी पे कर रहे हैं। ये हमने पे कर दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू है 126,794। अब नेक्स्ट पेमेंट हमारी कब है दिसंबर 31, 2015 को। तो अगेन 40,000 है। अब जरा यहाँ पे देखें कि एक साल का गैप है, टाइम गैप है, तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा एट द रेट 10%। तो ये होगा 1268, ठीक है 12678 कर लेते हैं। सॉरी ये करेक्शन कर लें। वन टू 679, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ से 40,000 माइनस 12679 ताकि हमारे पास प्रिंसिपल पेमेंट मिल जाए 27321 और रिमेनिंग अमाउंट चेक करेंगे ये 99473। इसी तरीके से 16 का भी बना लेते हैं यहाँ पे 40,000 और फिर इंटरेस्ट को देखेंगे यहाँ पे 9947 हो जाएगा 10% जब हम लेंगे। उसके बाद 40,000 माइनस 9947 तो हमारे पास ये प्रिंसिपल पेमेंट बन जाएगी 30,053। देन कैरिंग वैल्यू की तरफ आ जाएंगे, ये बन जाएगा 69420। 17 की 40,000 एंड देन ये हो जाएगा 6942। 10% इस अमाउंट को जब लेंगे तो प्रिंसिपल पेमेंट 33,058 माइनस कर देंगे 69420 तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 36,362। दिसंबर 31, 18 अगेन 40,000। अब जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये जो बैलेंस है इसका ये 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ये पेमेंट हमारी प्रिंसिपल की होनी चाहिए, सॉरी 36,000 वाली, क्योंकि जो रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू है वो हमारे पास लास्ट पेमेंट में होना चाहिए 36,362 और डिफरेंस जो है ये हम क्या लेंगे इनका इंटरेस्ट ले लेंगे। 36 एंड 38 ये हमारा लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमें जिस बात से हमने ये शुरू किया था पॉइंट लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल को बनाना वो क्या था करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये है आपके सामने ये वाला पॉइंट दिसंबर 31, 2014 आफ्टर पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट या इसे एनुअल लीज रेंटल कह लें जो एडवांस में आपने पे किया दिसंबर 31, 2014
नेक्स्ट बैलेंस शीट कब बननी है? December 31st 15 को। तो उस डेट पे आपने ये वाला लायबिलिटी का पोर्शन पे कर देना है। मतलब ये 1 साल का जो टाइम है वो 1 साल के अंदर अंदर ये अमाउंट जो है वो पे हो रही है। तो इसका मतलब है ये अमाउंट है इसे करंट पोर्शन में होना चाहिए। हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 27321 और 27321। ये आपके पास जो एंट्रीज हैं ये 2014 की एंट्रीज हैं और ये आपकी रिक्वायरमेंट ए है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बी की तरफ। 2015 की जो है एंट्रीज बनानी है और एमोर्टाइजेशन शेड्यूल का उन्होंने रेफरेंस यहाँ पर दे दिया है, लेकिन मैंने वहाँ बना लिया क्योंकि एंट्री की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी जो हमने करंट पोर्शन वाली बनाई है। 2015 में चलते हैं तो अगेन हमारे पास 2015 की जो एंट्रीज हैं वो भी कब होना है? December 31st 2015 को। तो सबसे पहले हम पेमेंट कर देंगे करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, ये हमने अभी ऊपर लिखा भी था 27,321 लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो 1 साल के टाइम गैप का इंटरेस्ट हुआ है वो हमारे पास है जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12679 12679 और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे विद अमाउंट 40,000। उसके बाद अब क्योंकि 1 साल का टाइम गुजर गया है 14 to 15, तो हमारे पास इनकी जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन को भी हम अगेन रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन expense to accumulated depreciation equivalent। तो हमारे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू है 166794। ग्रांटेड ट्रेजर वैल्यू नहीं थी और जो यूजफुल लाइफ है वो 7। तो यहाँ पर हमने बात पहले की हुई है इस पॉइंट पे कि 7 यूज करें यूजफुल लाइफ या हम लीज टर्म यूज करें 5। तो हम क्या यूज करेंगे 7, क्योंकि यहाँ पर बारगेन परचेज ऑप्शन का ऑप्शन दिया गया था हमें कि वो एसेट खरीद ही लेगा। इसका मतलब है जो लेसी है उस एसेट की पूरी लाइफ को एंजॉय करेगा। डिवाइड कर लेते हैं। ये आ रहा है आंसर हमारे पास 23827। 8 to 8 कर लें इसको भी 8 to 8 कर लें। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। उसके बाद अगेन फिर हम करंट पोर्शन की बात करेंगे। देखें अब हम December 31st 2015 के एंड पे यहाँ पे अब नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट भी December 31st है, लेकिन उस डेट पे हमने ये पेमेंट कर देना है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी बन जाएगी 30053। हम क्या लिखेंगे? लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज एंड करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी 30053 30053। उसके बाद December 31st 2015 को क्लोजिंग एंट्री भी कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस और एग्जीक्यूटरी कास्ट अगर होती तो अमाउंट हमें दी जाती तो वो भी यहाँ लिखते हैं, वो है नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब है हम सिर्फ इन चीज़ों को क्लोज कर देंगे। तो इंटरेस्ट इसमें था जी हमारे पास 12679 और डेप्रिसिएशन है 23828।
ये बन जाता है जी हमारे पास 23828 प्लस 12679 36507। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई 2015 की। इसमें और कोई ऐसी बात नहीं जो एंट्री रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद 2016 में हम आ जाते हैं। अगेन 2016 में भी हमने यही सारी एंट्रीज करनी है जो अभी हमने 15 की। तो अब हम यहाँ पे 2016, तो दिसंबर 31st 2016, और इसमें अगेन वही करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक अकाउंट। तो ये पेमेंट तो हमने करना है 40,000 की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो करंट पोर्शन है 300,53 और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है 9947। तो ये इंस्टॉलमेंट पेड हो। फिर इसी डेट को हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनानी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस टू accumulated depreciation equipment। तो अगेन ये हमने कैलकुलेट किया हुआ पहले 23828 23828। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारे पास हो गई, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था। उसके बाद अगेन हमने क्या करना है, करंट पोर्शन को रिकॉर्ड करना है, लीज लायबिलिटी जो फाइनेंस लीज थी, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अभी हम ये देखते हैं जी 2016 के हम ईयर एंड पे हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं 2017 में हमें ये अमाउंट पे कर देनी है, जिसका मतलब ये करंट पोर्शन हो जाएगा 33058 33058 33058। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री अगेन प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन 23828 और इंटरेस्ट 9947 goes to profit and loss। 337785। ये दिसंबर 31st 2016 की एंट्री। इस तरह से हमने क्या किया, ये रिक्वायरमेंट अपनी सी भी कंप्लीट कर। उसके बाद डी में है व्हाट अमाउंट वुड अपीयर ऑन ल्यूडविग दिसंबर 31st 2016 बैलेंस शीट रिलेटिव टू लीज अरेंजमेंट्स। अब देखें यहाँ पे हम 16 की बैलेंस शीट यानी हमने बनानी है बेसिकली एक्सट्रैक्ट जो है। तो ये रिक्वायरमेंट डी है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2016। नॉन करंट एसेट्स हम देख लेंगे पहले। राइट ऑफ यूज इक्विपमेंट 166794 और इसमें से लेस क्या करनी है, accumulated depreciation। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि मेथड है 23828 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो चुकी हुई यहाँ तक, एक 15 की और एक 16 की। अगर आप देखें तो एक हमने 16 में ले लिए, एक डेप्रिसिएशन हमने 15 में ले लिए क्योंकि दिसंबर 14 को तो हमने खरीदा था। 23828 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये है 47656, ये माइनस कर देंगे, कैरिंग वैल्यू एसेट की आ जाएगी हमारे पास
119138। एक ये चीज़ हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। फिर आएगा हमारे पास लायबिलिटी का एरिया, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी वो लिखेंगे और करंट लायबिलिटीज ये लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में तो हम सिंपली लिखेंगे जो करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी होगा, क्योंकि एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं था। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, तो ये आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएगा जब आप 2016 की एंट्रीज में आएंगे कि कितना हमने करंट पोर्शन में रिकॉर्ड किया, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। और दूसरा टेबल में अगर आप जाएंगे तो 16 के एंड पे देखेंगे कि मैंने 17 में यानी जस्ट आफ्टर नेक्स्ट जस्ट जो है ना एट द नेक्स्ट बैलेंस शीट तक मैंने जो पे करनी है अमाउंट वो मेरी करंट लायबिलिटी है। आज भी बैलेंस शीट है 16 के एंड पे, लेकिन जो अपकमिंग बैलेंस शीट है उस तक जो मैंने लायबिलिटीज पे करनी है वो मेरी करंट लायबिलिटी है। तो ये सेम अमाउंट आपको नजर आएगी 33058। तो ये है जी 33058। और फिर नॉन करंट लायबिलिटी में जो हमारे पास है, देखिए टेबल में मैं आपको ले लेता हूँ। तो ये मेरी देखें दिसंबर 31 2016 में जो हमारे पास टोटल लायबिलिटी है वो क्या है 69420। इसमें से ये वाली अमाउंट हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी, करंट लायबिलिटी। तो रिमेनिंग कौन सी रह गई, अगर ये निकाल दें इसमें से तो ये बनती है ये नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप ये माइनस करके चेक भी कर, ठीक है 36362 जो हमारे पास टोटल थी 69420। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 69420। इसमें से जो करंट पोर्शन है वो 33058। तो आपके पास जो रिमेनिंग हो जाएगा हो जाएगा 3636 एंड 2। ये नॉन करंट में रहेगी अमाउंट और ये करंट में। यहाँ पे आप लिख लेंगे लीज लायबिलिटी जो फाइनेंस लीज थी उसमें से माइनस किया आपने करंट पोर्शन। इन दिस वे हमने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो हमारी एडजस्टमेंट्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, और स्पेशली जो हमारे पास ये डेट का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे, उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने अपना ये तमाम क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर लिए। तमाम चीज़ों को देखा जो चीज़ें हमें यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए थी ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, उसको सॉल्व कर लें। होपफुली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट फर्दर भी क्लियर होंगे।